इतनी कैपिटल लगानी है। और इसके बाद अगर कोई ज्यादा कैपिटल लगा रहा है और कोई कम कैपिटल लगा रहा है तो भी उन्हें एक वोट ही मिलेगा। ज्यादा कैपिटल लगाने वालों को भी एक वोट मिलता है, तो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, इससे वो ज्यादा कैपिटल नहीं लगाते। क्लियर है? तो ये था हमारा फर्स्ट डिसएडवांटेज। सेकंड, यदि मैं बात करूं सेकंड डिसएडवांटेज की, डिमेरिट्स की, वो है जी इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। तो सेकंड क्या है हमारा? सेकंड डिमेरिट्स क्या है? इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, ठीक। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की सेकंड डिमेरिट्स क्या है जी? इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। इनका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। किनका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है? कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। पढ़िए, द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज मैनेज बाय इट्स मेंबर ओनली। जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होगी वो किसके द्वारा मैनेज की जाती है? मेंबर्स के द्वारा। इतनी बात समझ में आ गई? तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस मेंबर के द्वारा मैनेज की जाती है। जनरली ऑल द एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय द मेंबर ओनली। सारी एक्टिविटीज कौन परफॉर्म करता है? मेंबर ही करता है। क्लियर हो गई बात? तो दोबारा से एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन मैनेज की जाती है मेंबर्स के द्वारा ही, और जनरली जितनी भी एक्टिविटी वर्क किया जाएगा वो किसके द्वारा होगा? मेंबर्स के द्वारा होगा। दीज मेंबर्स आर नॉट प्रोफेशनल एक्सपर्ट। और ये मेंबर क्या नहीं होते? एक्सपर्ट नहीं होते। दे आर इनएक्सपीरियंस पर्सन। ये इनएक्सपीरियंस होते हैं, इन्हें अनुभव नहीं होता। तो कोऑपरेटिव, बस यही बात है, यही डिसएडवांटेज है। समझ गए? तो भाई कौन करता है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में सारा वर्क? मेंबर। और मेंबर एक्सपर्ट नहीं होते, वो इनएक्सपीरियंस है। इस कारण से कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट है वो अच्छा नहीं है। समझ गए? दोबारा रिपीट करूं, आगे दोनों पॉइंट क्लियर? ठीक। थर्ड हमारा डिमेरिट्स है नो मोटिवेशन। थर्ड कोऑपरेटिव जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी थर्ड डिमेरिट्स है नो मोटिवेशन। ठीक है भाई? नो मोटिवेशन। इन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन देयर इज नो डायरेक्ट लिंक बिटवीन द एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एफर्ट्स और रिवॉर्ड में डायरेक्ट लिंक नहीं होता। हेंस मेंबर आर नॉट इंक्लाइंड टू पुट देयर बेस्ट एफर्ट्स। तो मेंबर अपना ज्यादा बेस्ट एफर्ट्स नहीं करते। देयर इज नो इंसेंटिव। नो इंसेंटिव जी, इंसेंटिव का मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट। इंसेंटिव मीन्स, तो यहां पर कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं होगा यदि आप वर्किंग इफिशिएंटली, यदि आप अच्छा वर्क करें तो वहां पर कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं होगा। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में एफर्ट्स, पहली बात तो आपको अंडरलाइन कर लो, एफर्ट्स और रिवॉर्ड में डायरेक्ट लिंक नहीं होता। किस किस में? एफर्ट्स और रिवॉर्ड में डायरेक्ट लिंक नहीं होता। इतनी बात क्लियर हो गई? क्लियर है क्या? इसलिए मेंबर क्या नहीं करते? अपना बेस्ट एफर्ट्स नहीं देते। देयर इज नो इंसेंटिव। यदि आप अच्छा वर्क करेंगे तो आपको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेगा। इतनी बात क्लियर हो गई? तो भाई एक बात है, अगर कोई जितना एफर्ट्स करे उसका उतना रिवॉर्ड मिल जाए तो वो क्या करेगा? मेहनत करेगा। और जितना वो एफर्ट्स करे अगर उसके बदले उसे उतना रिवॉर्ड ना मिले तो मेहनत कर लेगा क्या? वो मेहनत नहीं करेगा। यही बात बताई गई है। इतनी बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हमारा है कॉन्फ्लिक्ट अमंग द मेंबर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है जी? कॉन्फ्लिक्ट अमंग द मेंबर्स। कॉन्फ्लिक्ट अमंग द मेंबर्स। पहले ओरली सुनो। जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उसमें जो मेंबर होते हैं, अलग अलग मेंबर होते हैं। सब मेंबर जो होते हैं वो डिफरेंट फैमिली से आते हैं, उनका डिफरेंट बैकग्राउंड होता है। और यदि कोई मेंबर ऐसा आ गया जिसका रिजिड एटीट्यूड है, यानी वो अपना एटीट्यूड, रिजिड का मतलब चेंज नहीं करता, तो मेंबर्स में आपस में कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट हो जाता है। समझ गए? क्योंकि मिनिमम कितने मेंबर चाहिए? 10। और सारे अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, उनका अपना खुद का स्टाइल है। और कभी कोई ऐसा बंदा हो रिजिड एटीट्यूड, रिजिड का मतलब जो अपने एटीट्यूड को चेंज नहीं करता, तो मेंबर्स के बीच में क्या हो जाता है? कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट हो जाएगा।
तो ये भी एक दिक्कत है। यही बताया गया कॉन्फ्लिक्ट अमंग दी मेंबर्स। पढ़िएगा, यहां से लीजिएगा यहां से दी मेंबर्स आर फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जो मेंबर्स आएंगे वो सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शन से आते हैं। दे मे हैव डिफरेंट ऑफ ओपिनियन, उनका अलग अलग ओपिनियन होगा, ठीक है। एंड इफ एनी मेंबर फॉलो रिजिड एटीट्यूड, ओपिनियन का मतलब क्या है? विचार। ओपिनियन का मतलब विचार। देखो सुनो, इन्होंने कहा मेंबर अलग अलग सोसाइटी से, मतलब ये बताया गया है डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शन से आते हैं, ठीक है, और उनके ओपिनियन भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। और यदि कोई मेंबर रिजिड एटीट्यूड रखता है, रिजिड का मतलब जिसे चेंज नहीं कर सकते, तो इससे मेंबर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट हो जाएगा। समझ गए? तो ये भी एक डिमेरिट्स है ना। और एट द एंड लास्ट डिमेरिट्स है एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। नेक्स्ट है एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। नेक्स्ट है हमारा एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। देखो अभी पहले मैं ओरली समझाऊंगा। अभी मैंने बताया था कि गवर्नमेंट टैक्स में डिस्काउंट देते हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल देते हैं तो सब्सिडी रेट पर देते हैं, लोन देते हैं तो कम रेट पर देते हैं, कम इंटरेस्ट रेट पर। तो जब वो इतनी सुविधा देते हैं तो वो ज्यादा इंटरफेयर भी करेंगे। यही तो डिसएडवांटेज है, यही तो डिसएडवांटेज है कि जब गवर्नमेंट इतने ज्यादा बेनिफिट देती है तो वो क्या करेगी? ज्यादा एक्सेसिव का मतलब ज्यादा, गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा रहता है। क्यों रहता है गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा? क्योंकि जब गवर्नमेंट इतनी सारी फैसिलिटी आपको दे रहा है तो वो क्या करेगा? बहुत ज्यादा गवर्नमेंट आपके बिजनेस में कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। पढ़िएगा, एज कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन गेट वेरियस कंसेशन एंड बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं। इन रिटर्न, बदले में देयर इज एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशन। बदले में क्या होगा? गवर्नमेंट बहुत ज्यादा बिजनेस में रेगुलेशन लगाएगी। रेगुलेशन का मतलब रूल्स और रेगुलेशन लगाएगी और बहुत ज्यादा बिजनेस को कंट्रोल करेगी। समझ गए? तो ये एक डिमेरिट्स है कि जब गवर्नमेंट इतने ज्यादा आपको बेनिफिट दे रही है तो वो आपके कोऑपरेटिव बिजनेस में कंट्रोल भी करेगी और रूल्स भी लगाएगी। ओके, समझ में आ गई बात? तो सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हैं क्या? इनमें से अगर कोई पॉइंट्स आपको लगता हो तो पूछ लो दोबारा से, ठीक है। लिमिटेड कैपिटल, देखो ये बताया गया है कि इन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में जो मेंबर्स आते हैं, ठीक है, उनके वो ऐसे मेंबर्स आते हैं उनके पास खुद के पास इतना पैसा नहीं होता, उनके अपने पास लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं, उनके पास ज्यादा पैसा नहीं होता, वो मेंबर बनते हैं यहाँ पर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पर कोई रिक्वायर ये भी नहीं होता कि मिनिमम आपको इतनी ही कैपिटल लगानी है, कोई आकर कितनी भी कैपिटल लगा सकता है। और फिर 1% को 1 वोट है, तो इस तरह से लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, वो कैपिटल ज्यादा नहीं लगाते। इसलिए कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल की हमेशा कमी रहती है। किसकी कमी रहती है? कैपिटल की हमेशा शॉर्टेज रहती है। और कोई पॉइंट होता बता दो, फिर मैं आगे चलूं। नहीं हो गया? नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। फिर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स लिख लीजिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। टाइप ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, टाइप ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, टाइप ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। टाइप ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करें। यदि मैं बात करूं टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की, तो फर्स्ट टाइप है हमारा कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। फर्स्ट है हमारा कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है भाई। तो यदि मैं बात करूं टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की, फर्स्ट टाइप क्या है? कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। पहले बात ध्यान से सुनो, इसमें सारे कंज्यूमर्स आएंगे क्योंकि उनका एक जैसा इंटरेस्ट होता है।
मैंने बताया था कि जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है 10 एडल्ट मेंबर होते हैं, लेकिन जिनका कॉमन इंटरेस्ट होगा। तो यदि मैं बात करूं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो इसमें सारे क्या आएंगे, कंज्यूमर्स आएंगे। इसमें क्या किया जाएगा, ये सोसाइटी बना ली, इस सोसाइटी में सीधे जो सामान खरीदा जाता है वो मैन्युफैक्चरर से खरीदा जाएगा। मैन्युफैक्चरर कौन होता है, जो सामान बनाता है। क्यों, क्योंकि यदि मैन्युफैक्चरर से सीधा सामान खरीदेंगे तो वो सस्ते रेट पर आएगा। समझ में आ गया। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में जब सामान खरीदा जाता है तो सामान सीधे किससे खरीदा जाएगा, मैन्युफैक्चरर से खरीदा जाएगा। मिडिल मैन, जो बीच में मिडिल मैन होते हैं उन्होंने छोड़ दिया जाता है। तुम्हें पता है मिडिल मैन कौन होते हैं, ध्यान से सुनो, मैंने 12th में तुम्हें बताता हूं। जैसे एक तो होता है मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर कौन होता है, जो सामान बनाता है। इसके बाद यदि आप पूरी इंडिया को कवर करना चाहते हैं तो आप अपने पास एजेंट रखेंगे, ठीक है। कौन रखेंगे, एजेंट। एजेंट के बाद आते हैं होलसेलर, होलसेलर जो मार्केट में लार्ज क्वांटिटी में सामान बेचते हैं ना, होलसेलर। होलसेलर के बाद आता है रिटेलर, रिटेलर जो मॉल वगैरह होते हैं, रिटेल आउटलेट होते हैं। और लास्ट में आता है कंज्यूमर, ठीक है। यहां से लेके ये आपके कहलाते हैं क्या, मिडिल मैन। ये क्या कहलाते हैं, मिडिल मैन। इतनी बात समझ में आ गई। अब कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी सीधे किससे सामान खरीदते हैं, तो ये पार्टी नहीं आती। जब ये पार्टी नहीं आती तो सामान क्या मिलेगा, सस्ता मिलेगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है क्या। पढ़िए अपनी बुक से। दिस सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमर, इस सोसाइटी के अंदर कंज्यूमर आ जाते हैं। हु जॉइन टुगेदर, जो इसलिए एक साथ इकट्ठे होते हैं, टू एलिमिनेट द मिडिल मैन, ताकि मिडिल मैन को छोड़ा जा सके। छोड़ दिया ना, कौन कौन से मिडिल मैन छोड़ दिए यहां पर सामने बोर्ड में, एजेंट, होलसेलर और रिटेलर। ओके, तो ये सोसाइटी में कंज्यूमर्स आते हैं जो एक साथ इकट्ठे होते हैं ताकि मिडिल मैन को एलिमिनेट, छोड़ दिया जाए। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, परचेज गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। ये सीधे किससे सामान खरीदती है, मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदती हैं। एंड सेल देम, और उस सामान को खरीदकर उसको बेच देती हैं मेंबर्स को। जो इस सोसाइटी के मेंबर्स होंगे उनको बेच देगी एट रीजनेबल प्राइस, सही प्राइस पर। ओके, दोबारा से रिपीट करें। दिस सोसाइटी कंसिस्ट, इस सोसाइटी में कंज्यूमर्स आ जाते हैं हु जॉइन टुगेदर, जो एक साथ इकट्ठे होते हैं, टू एलिमिनेट द मिडिलमैन, ताकि किसको हटाया जा सके, एलिमिनेट को हटाया जा सके। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं, ये सीधे किससे सामान खरीदती हैं, मैन्युफैक्चरर से, और अपने मेंबर्स को रीजनेबल प्राइस पर बेच देती हैं। ठीक, पढ़ो। द प्रॉफिट ऑफ द स्टोर, जो इनका प्रॉफिट होगा इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा मेंबर्स को। जो प्रॉफिट होगा इन सोसाइटी में वो किससे दे दिया जाएगा, मेंबर्स को। किस फॉर्म में, एज डिविडेंड ऑन कैपिटल, कि जो उन्होंने कैपिटल लगाई है उस कैपिटल पर डिविडेंड दिया जाएगा। जो मेंबर ने क्या लगाई, कैपिटल, उस कैपिटल पर डिविडेंड दिया जा रहा है उस फॉर्म में। एंड बोनस, या बोनस की फॉर्म में, इन प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का मतलब रेशो, टू दियर परचेज, जितनी उन्होंने साल में सामान खरीदा उसके रेशो में बोनस के तौर पर दे दिया जाएगा। मान लीजिए 10 मेंबर हैं, एक ने 1 लाख का खरीदा, एक ने 2 का, एक ने 3 है, तो रेशो बनाते हैं 1:2:3, उस रेशो में दे दिया बोनस के तौर पर। तो जो प्रॉफिट होगा इन स्टोर का वो किसको दे दिया जाता है, मेंबर्स को। किस फॉर्म में, डिविडेंड ऑन कैपिटल और बोनस की फॉर्म में। ठीक है, जो सामान बोनस किस पर दिया जाएगा, जो सामान उन्होंने खरीदा है उसकी फॉर्म में। क्लियर है, समझ में आ गया क्या। तो या तो कैपिटल पर डिविडेंड दिया जाएगा या जितना सामान उन्होंने खरीदा उसमें बोनस के तौर पर दे दिया जाएगा। इस सोसाइटी के क्या ऑब्जेक्टिव है, टू एंश्योर स्टेडी सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स। इस सोसाइटी का ये ऑब्जेक्टिव है कि जो एसेंशियल, जरूरी सामान है उनकी लगातार सप्लाई बनी रहे मार्केट में। एसेंशियल गुड्स का मतलब जैसे खाने पीने का सामान, जो जरूरी सामान है उनकी लगातार मार्केट में सप्लाई बनी रहे। सेकंड, टू सप्लाई द गुड एट रीजनेबल प्राइस। जो इस कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर्स हैं उनको गुड्स बिल्कुल रीजनेबल प्राइस पर दिया जाएगा। ठीक है, बाय एलिमिनेट मिडिल मैन का प्रॉफिट छोड़कर। देखो, अगर एजेंट होता, होलसेलर होता, रिटेलर, ये प्रॉफिट कमाते तो इन्हें हटा दिया गया। जब हटा दिया गया तो इनका प्रॉफिट तो खत्म हो गया, तो वो रीजनेबल प्राइस पर मिला है ना।
और थर्ड टू सप्लाई द गुड्स एंड सर्विस ऑफ हाई क्वालिटी, कि जो गुड्स और सर्विस दी जाए वो कैसी दी जाए, हाई क्वालिटी की दी जाए। सेकंड अब हमारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी आई वो आ गई प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। कौन सी आ गई थी, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। स्टार्ट करें। दिस सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर, इसके अंदर वो स्मॉल प्रोड्यूसर आ जाते हैं हु इंडिविजुअली फाइंड, जिनको बड़ा अकेले बड़ा डिफिकल्ट काम है टू परक्योर का मतलब खरीदना, परक्योर का मतलब खरीदना, इनपुट एंड गेट द मशीन, इनपुट का मतलब रॉ मटेरियल से लगा लीजिए, इनपुट का मतलब तो यहां पर वो प्रोड्यूसर आ जाएंगे जिन्हें अकेले बड़ा डिफिकल्ट है रॉ मटेरियल खरीदना एंड गेट द मशीन, और मशीन खरीदना और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी खरीदना। तो इसमें कौन से प्रोड्यूसर आ गए, जिनके लिए सुनो, जिनके लिए अकेले खुद से रॉ मटेरियल, मशीन और टेक्नोलॉजी खरीदना बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, यानी इनके पास इतना पैसा नहीं होता जो ये अकेले अपने बेस पर रॉ मटेरियल, टेक्नोलॉजी और मशीन खरीद सके। ठीक है, यहां पर दो टाइप के प्रोड्यूसर आते हैं। कितने टाइप के, फर्स्ट द वन विच प्रोवाइड रॉ मटेरियल, पहले जिन प्रोड्यूसर्स को रॉ मटेरियल दिया जाता है, इनपुट दी जाती है, मशीन दी जाती है, ताकि दे सो दैट प्रोड्यूसर कैन, ताकि प्रोड्यूसर अपनी सारी कंसंट्रेशन प्रोडक्शन पर रख सके। तो पहले में कौन से प्रोड्यूसर आ गए, जिन पे रॉ मटेरियल नहीं है, मशीन नहीं है, तो उन्हें क्या क्या दी जाएगी, रॉ मटेरियल दी जाएगी, मशीन दी जाएगी, ताकि वो अपनी सारी कंसंट्रेशन किस पर रखें, प्रोडक्शन करने पर रखें। समझ, तो पहले कौन प्रोड्यूसर आए, जिन पर रॉ मटेरियल नहीं है, मशीन नहीं है, तो उन्हें ये चीजें दे दी जाएंगी ताकि वो अपनी सारी कंसंट्रेशन किस पर रखें, प्रोडक्शन करने पर रखें। सेकंड, दूसरे वो प्रोड्यूसर आएंगे जिन्होंने सामान तो प्रोड्यूस कर दिया लेकिन वो उसको बेच नहीं पा रहे हैं। तो सेकंड पॉइंट में कौन से प्रोड्यूसर आ गए, जिन्होंने गुड्स तो तैयार कर दिया लेकिन वो उस गुड्स को मार्केट में सोल्ड नहीं कर पा रहे हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। द प्रॉफिट ऑफ द, तो दोनों तरह के प्रोड्यूसर क्लियर हो गए। एक के पास तो क्या नहीं है, रॉ मटेरियल, मशीन नहीं है, तो उन्हें तो ये कहा जाएगा लीजिए रॉ मटेरियल और मशीन और अपनी सारी कंसंट्रेशन प्रोडक्शन पर रखे। दूसरा ऐसे प्रोड्यूसर जिन्होंने सामान बना दिया लेकिन वो उसे बेच नहीं पा रहे हैं। जो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा मेंबर्स में इन रेशियो टू द गुड्स सोल्ड बाय ईच मेंबर। मेंबर ने जितना सामान बेचा है उसके रेशियो में जो भी प्रॉफिट होगा उस रेशियो में मेंबर्स को दे दिया जाएगा। तो इस सोसाइटी का जो प्रॉफिट होगा वो किसको दे दिया जाएगा, मेंबर्स को। किस फॉर्म में, जितना सामान उन्होंने बेचा है उस फॉर्म में। मान लीजिए 10 पार्टनर हैं, 10 मेंबर हैं, एक 1 लाख का बेच रहा है, 1 2 लाख का, 1 3 का, 1 4 का, 1 5 का, तो रेशो बना लो 1 2 3 4 5 6 और उस प्रॉफिट को उसमें बांटकर उन्हें दे दिया। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव है कि टू इंश्योर स्टडी सप्लाई ऑफ, कि रॉ मटेरियल और इनपुट की सप्लाई लगातार बनी रहे। किसकी सप्लाई बनी रहे, रॉ मटेरियल और इनपुट की सप्लाई बनी रहे, ठीक है, एट रीजनेबल प्राइस, और प्राइस भी सही हो। ऐसा नहीं है कि उनकी सप्लाई हो और प्राइस चार्ज कर लिया जाए हाई। तो रॉ मटेरियल और इनपुट की सप्लाई लगातार रहे, रीजनेबल प्राइस पर रहे, सही प्राइस हो। इतनी बात क्लियर हो गई। सेकंड, टू प्रोवाइड लेटेस्ट मशीन एंड न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन। प्रोड्यूसर को ऐसी लेटेस्ट मशीन और नई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करें प्रोडक्शन करने के लिए। जो मार्केट में नई मशीन आ रही है और नई टेक्नोलॉजी आ रही है प्रोडक्शन करने के लिए, वो उनको प्रोवाइड करें। ठीक है। थर्ड, टू प्रोवाइड टू एंश्योर स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ गुड्स पर। जो मेंबर ने गुड्स बनाया है, क्या बनाया है, गुड्स बनाया है, उसको प्रॉपर सेल करना, उसको प्रॉपर क्या करना, सेल करना, बेचना। भाई यही तो काम करती है कि जो प्रोड्यूसर अपने सामान को नहीं बेच पा रहे हैं उनके सामान को बेचना। तो जो प्रोड्यूसर ने गुड्स प्रोड्यूस किया है उनके गुड्स को क्या करना, बेचना। ठीक है, स्मूथली बेच देना। ठीक। हेल्पिंग द प्रोड्यूसर की हेल्प करना। किसकी हेल्प करना, प्रोड्यूसर की हेल्प करना, कि आप अपनी
हेल्पिंग द प्रोड्यूसर टू कंसंट्रेट देयर अटेंशन और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। प्रोड्यूसर की हेल्प करना कि आप अपनी कंसंट्रेशन सारी किस पर रखें, प्रोडक्शन करने में। तो दो तरह के प्रोड्यूसर आ गए, जिनके पास क्या थी, रॉ मैटेरियल इनपुट नहीं थी, उन्हें वो प्रोवाइड करना ताकि अपनी कंसंट्रेशन प्रोडक्शन, और दूसरा उनके द्वारा बनाए गए सामान को सेल करना। चार ऑब्जेक्टिव हो गए। पहला क्या, स्मूथली रॉ मैटेरियल इनपुट्स प्रोवाइड करना रीजनेबल प्राइस पर, लेटेस्ट मशीन और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना प्रोडक्शन करने के लिए, हाँ, स्मूथली डिस्ट्रीब्यूशन करना, सेल करना गुड्स को, है ना, और उसके बाद प्रोड्यूसर की हेल्प करना ताकि वो अपनी सारी कंसंट्रेशन किस पर रखे, प्रोडक्शन करने पर रखे। तो ये थी हमारी जो थी सोसाइटी, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। आज हम यहीं तक स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक स्टडी किया वो टॉपिक देखा कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की क्या डिमेरिट्स थी। उसके बाद हमारा एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक चल रहा है टाइप ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने स्टडी किया कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। थैंक यू।